हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका फ्री लॉ एकेडमी में। मैं हूं आपका मित्र ईश्वर प्रजापति। एविडेंस एक्ट की प्रैक्टिस सेट की नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, जिसमें एविडेंस एक्ट के पूरे एमसीक्यूज़ को अपन कवर करेंगे और उसको डिटेल में समझाएंगे भी सही। ठीक है दोस्तों, तो विलंब ना करते हुए स्टार्ट करेंगे इसको अपन। प्रथम प्रश्न है दोस्तों, साक्ष्य अधिनियम के विधेयक को तैयार किया गया था किसके द्वारा? ऑप्शन ए चौथे विधि आयोग के द्वारा, ऑप्शन बी सर हेनरी मेन के द्वारा, ऑप्शन सी सर जेम्स स्टीफन के द्वारा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दीजिए कमेंट बॉक्स में आपका आंसर। किसके द्वारा साक्ष्य अधिनियम का विधेयक तैयार किया गया था? 5 सेकेंड है आपके पास। चलिए, इसका सही आंसर है सर जेम्स स्टीफन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने इसी से संबंधित दोस्तों मेरे द्वारा कि आईपीसी का विधेयक किसने तैयार किया था? 4 ऑप्शन है आपके सामने। मतलब सामने क्या मैं बोल रहा हूँ, क्या लॉर्ड मैकाले द्वारा, सर जेम्स स्टीफन द्वारा, प्रथम विधि आयोग द्वारा या द्वितीय विधि आयोग द्वारा? बताइए किसके द्वारा भारतीय दंड संहिता का प्रारूप तैयार किया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है प्रथम विधि आयोग द्वारा, जिसके अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले और 4 अन्य सदस्य भी थे। तो यदि ऑप्शन में प्रथम विधि आयोग और लॉर्ड मैकाले दोनों ही दिए गए हैं तो सही आंसर होगा उसका प्रथम विधि आयोग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। साक्ष्य अधिनियम के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है दोस्तों, साक्ष्य अधिनियम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए अधिनियम के विधेयक का प्रारूप सर हेनरी मेन ने तैयार किया था, ऑप्शन बी अधिनियम के विधेयक का प्रारूप सर जेम्स स्टीफन ने तैयार किया था, ऑप्शन सी अधिनियम के विधेयक का प्रारूप द्वितीय विधि आयोग के द्वारा तैयार किया गया था, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये पिछले वाला क्वेश्चन ही रिपीट हो गया है। सर जेम्स स्टीफन द्वारा तैयार किया गया था साक्ष्य अधिनियम का प्रारूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की उद्देशिका के अनुसार इस अधिनियम के प्रयोजन है। ऑप्शन ए साक्ष्य विधि को उपलब्ध, परिभाषित एवं संशोधित करना, ऑप्शन बी साक्ष्य विधि को उपलब्ध व समेकन करना, ऑप्शन सी साक्ष्य विधि को परिभाषित एवं समेकन करना, संशोधित करना, ऑप्शन डी साक्ष्य विधि को समेकित, परिभाषित एवं संशोधित करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी साक्ष्य विधि को समेकित, परिभाषित एवं संशोधित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साक्ष्य अधिनियम है ऑप्शन ए मूल विधि, ऑप्शन बी प्रक्रिया संबंधी विधि, ऑप्शन सी केवल प्राकृतिक विधि, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर बताइए इसका। चलो मैं बता देता हूँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रक्रिया संबंधी विधि। लेकिन दोस्तों इसका एक जो चैप्टर है विबंध से संबंधित, वो इसका सारभूत प्रकृति का है, बाकी सभी इसका प्रक्रिया संबंधी भाग हैं। तो साक्ष्य अधिनियम प्रक्रिया संबंधी विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में कुल कितनी धाराएं एवं कितने अध्याय हैं? ऑप्शन ए 167 धाराएं तथा 11 चैप्टर, ऑप्शन बी 172 धाराएं तथा 16 चैप्टर, ऑप्शन सी 160 धाराएं तथा 10 अध्याय, ऑप्शन डी 180 धाराएं तथा 15 अध्याय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 167 यानी 167 धाराएं तथा 11 अध्याय में यह साक्ष्य अधिनियम विभाजित हैं और यह कुल 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 पार्ट हैं इसमें, 11 अध्याय और 167 धाराएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए गलत कथन चुनिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए बताना है अपने को कि कौन सा गलत कथन है। ऑप्शन ए एक पहला कूट है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाहियों पर लागू नहीं होता है, तो ये सही है। तो अपने को गलत चुनना है। तो पहला जो बताया गया है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाहियों पर लागू नहीं होता है, तो सही है ये। ऑप्शन 2
द्वितीय कूट दिया गया है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम न्यायालय द्वारा साक्ष्य लेने हेतु नियुक्त किए गए आयुक्तों के समक्ष कार्यवाहियों पर लागू नहीं होता है। तो ये भी सही है, ये आयुक्तों पर लागू नहीं होता है। ऑप्शन तीसरा कूट है, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए शपथ पत्रों पर साक्ष्य अधिनियम लागू होता है। तो ये गलत है तीसरा। चौथा है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम सभी प्रकार के सेना न्यायालयों के समक्ष होने वाली न्यायिक कार्यवाहियों पर लागू होता है। फोर्थ है, साक्ष्य अधिनियम सभी प्रकार के सेना न्यायालयों के समक्ष कार्यवाहियों पर वाली न्यायिक कार्यवाहियों पर लागू होता है। तो ये समस्त प्रकार की न्यायिक कार्यवाहियों पर लागू है, लेकिन सेना न्यायालय में जल सेना, थल सेना, जल सेना और वायुसेना से संबंधित जो अधिनियम है 1935 के, उन पर ये लागू नहीं है। इसके अलावा सभी प्रकार की सेना न्यायालयों पर लागू हैं। तो इसका तीसरा और चौथा ऑप्शन गलत है। ठीक है, दूसरा, तीसरा और चौथा गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को किस तिथि से शामिल किया गया है? जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस या इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य से संबंधित जो प्रावधान शामिल किए गए हैं एविडेंस एक्ट में, वो किस तिथि से शामिल किए गए हैं? ऑप्शन ए 17 अक्टूबर 2000 से, ऑप्शन बी 10 अक्टूबर 2000 से, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 2000 से, ऑप्शन डी 14 नवंबर 2000 से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 17 अक्टूबर 2000 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किन तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा? ऑप्शन ए जो विवाद्यक तथ्य हैं, ऑप्शन बी जो सुसंगत तथ्य हैं, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों। साक्ष्य अधिनियम की धारा 5 में, साक्ष्य अधिनियम की धारा 5 में बताया गया है कि साक्ष्य सिर्फ विवाद्यक तथ्यों का और सुसंगत तथ्यों का ही दिया जा सकेगा और किन्हीं अन्यों का नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत दस्तावेज शब्द के अर्थ के अंतर्गत नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत डॉक्यूमेंट्स शब्द के अंतर्गत नहीं आता है? तो ऑप्शन ए है लेख, ऑप्शन बी मानचित्र, ऑप्शन सी टेलीफोन वार्ता, ऑप्शन डी फोटोचित्रित शब्द। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी टेलीफोन वार्ता। साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के निर्वचन खंड जो हैं उसमें दस्तावेज की परिभाषा दी गई है, जिसमें किसी पदार्थ पर शब्दों, अक्षरों, अंकों द्वारा कोई भी चीज़ अभिव्यक्त करना दस्तावेज कहलाता है। सेम टू सेम परिभाषा दस्तावेज की भारतीय दंड संहिता की धारा 19 में भी दी गई है, याद रखने का है 19 में, और 19A में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साक्ष्य अधिनियम के अनुसार तथ्य से अभिप्रेत हैं एवं इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। तथ्य किसे कहते हैं और इसके अंतर्गत क्या क्या सम्मिलित हैं? ऑप्शन ए कोई वस्तु जो अस्तित्व में है, ऑप्शन बी केवल कोई मानसिक अवस्था जिसके प्रति कोई व्यक्ति सजग है, ऑप्शन सी केवल कोई दृश्यमान वस्तु, ऑप्शन डी कोई भौतिक एवं दृश्यमान वस्तु तथा इसमें कोई कथन, भावनाएं, राय एवं मानसिक स्थिति सम्मिलित हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी भौतिक एवं दृश्यमान वस्तु तथा इनमें कोई कथन, भावनाएं, राय एवं मानसिक स्थिति सम्मिलित हैं। तथ्य की परिभाषा निर्वचन खंड में दी गई है धारा 3 में, जिसमें बताया गया है कि कोई भी तथ्य जिसे देखा जा सके, सुना जा सके, महसूस किया जा सके या कोई वस्तु या वस्तुओं की अवस्था का भान किसी व्यक्ति को हो तो वह तथ्य के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवांछनीय विधि से प्राप्त साक्ष्य ग्राह्य हैं यदि यह अन्यथा सुसंगत हैं। न्यायालय ने यह कहा है। ऑप्शन ए पुष्पा देवी एम जाटिया बनाम एम एल वाधवा, ऑप्शन बी हरप्रसाद बनाम शिवदयाल, ऑप्शन सी कल्पनाथ राय बनाम महाराष्ट्र राज्य, ऑप्शन डी रोनी बनाम महाराष्ट्र राज्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पुष्पा देवी एम जाटिया बनाम एम एल वाधवा। यही प्रोविज़न एविडेंस एक्ट की धारा
29 में भी किया गया है, जिसमें जो तथ्य अन्यथा सुसंगत नहीं है या जो अवांछनीय तरीके से प्राप्त किया गया है, यदि वे साक्ष्य से सुसंगत हैं तो वो रिलेवेंट होंगे और उनका साक्ष्य दिया जा सकेगा। धारा 29 में इनका वर्णन किया गया है, लेकिन वो सुसंगत के बारे में बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वाद में एक पक्षकार द्वारा अभिकथित और दूसरे पक्षकार द्वारा प्रतिपक्षी द्वारा अस्वीकृत तथ्यों को कहा जाता है। एक पक्षकार उसका अभिकथन कर रहा है और दूसरा उसको अस्वीकृत कर रहा है, तो ऐसे तथ्यों को क्या कहा जाएगा? ऑप्शन ए नकारात्मक तथ्य, ऑप्शन बी सुसंगत तथ्य, ऑप्शन सी विवाद्यक तथ्य, ऑप्शन डी सकारात्मक तथ्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विवाद्यक तथ्य। जब एक पक्षकार इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विवाद्यक तथ्य। जब एक पक्षकार किसी तथ्य का अभिकथन कर रहा है और दूसरा उसको स्वीकार नहीं कर रहा है, मतलब अस्वीकृत कर रहा है, तो उसको विवाद्यक तथ्य कहा जाएगा। ठीक है, और जैसे ही स्वीकृत हो जाता है तो उस पर कोई इशू नहीं है उस पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, साबित नहीं हुआ से तात्पर्य है। ऑप्शन ए यह साबित नहीं किया गया है, ऑप्शन बी यह नासाबित किया गया, ऑप्शन सी यह न तो साबित किया गया और न ही ना साबित किया गया, ऑप्शन डी यह इनकार किया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यह न तो साबित किया गया और न ही ना साबित किया गया। धारा 3 में निर्वचन खंड में 3 परिभाषाएं दी गई हैं ऐसी ही, एक साबित, नासाबित और साबित नहीं हुआ। साबित से तात्पर्य है कि जब न्यायालय अपने समक्ष के तथ्यों पर विचार करने के पश्चात यह अवधारण करे या यह माने या कोई सामान्य प्रज्ञा वाला व्यक्ति अपने नॉलेज के आधार पर, उन साक्ष्य के आधार पर यह इस निर्णय पर पूछे कि कोई मामला या कोई यह स्थिति अस्तित्व में है, तो उसे साबित कहा जाएगा। और एक नासाबित की भी परिभाषा दी गई है, नासाबित भी बताया गया है उसमें। ठीक है, नासाबित से तात्पर्य है कि जब न्यायालय अपने समक्ष के विषयों पर विचार करने के पश्चात यह अवधारित करें कि किसी तथ्य का अस्तित्व नहीं है या किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि किसी तथ्य का अस्तित्व नहीं है, तो उसे ना साबित किया गया समझा जाएगा। और नेक्स्ट परिभाषा दी गई है साबित नहीं हुआ, जब किसी तथ्य को ना तो साबित किया गया है और न ही ना साबित किया गया है तो उसे साबित नहीं हुआ कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 प्रत्यक्ष रूप से उल्लेखित नहीं करता है। ऑप्शन ए मौखिक साक्ष्य का, ऑप्शन बी दस्तावेजी साक्ष्य का, ऑप्शन सी द्वितीयक साक्ष्य का, ऑप्शन डी परिस्थितिजन्य साक्ष्य का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी परिस्थितिजन्य साक्ष्य का। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में मौखिक साक्ष्य का भी वर्णन किया गया है स्पष्ट रूप से 59 और 60 में। ठीक है, दस्तावेजी साक्ष्य का भी वर्णन किया गया है 61 से लगाकर 61 से स्टार्ट होता है, और द्वितीयक साक्ष्य का भी वर्णन है, लेकिन परिस्थितिजन्य साक्ष्य का वर्णन साक्ष्य अधिनियम में कहीं पर भी नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत उत्तर बताइए। साक्ष्य हो सकता है प्रत्यक्ष, ऑप्शन ए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष, ऑप्शन बी प्राथमिक एवं द्वितीयक, ऑप्शन सी मौखिक एवं दस्तावेजी, ऑप्शन डी प्रक्रियात्मक एवं सारवान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी प्रक्रियात्मक एवं सारवान। साक्ष्य प्रत्यक्ष भी हो सकता है, प्राथमिक एवं द्वितीयक भी हो सकता है, मौखिक एवं दस्तावेजी भी हो सकता है, लेकिन साक्ष्य अधिनियम में ऐसे किसी भी साक्ष्य का वर्णन नहीं किया गया है जो प्रक्रियात्मक एवं सारवान, ऐसा कुछ वर्णन नहीं किया गया है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत न्यायालय शब्द में निम्नलिखित समाहित नहीं है। ऑप्शन ए न्यायाधीश, ऑप्शन बी मजिस्ट्रेट, ऑप्शन सी मध्यस्थ, ऑप्शन डी साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत सभी व्यक्ति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मध्यस्थ। ठीक है, इस भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के निर्वचन खंड में न्यायालय के अंतर्गत सभी प्रकार के न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट सम्मिलित हैं जो वैध रूप से साक्ष्य लेने के लिए प्राधिकृत हैं, लेकिन इसके अंतर्गत मध्यस्थ को शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक
कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए, यह कि किसी मनुष्य ने कुछ सुना या देखा एक तथ्य है। ऑप्शन बी, यह कि किसी मनुष्य ने अमुक शब्द कहे एक तथ्य है। ऑप्शन सी, यह कि किसी मनुष्य ने अमुक ख्याति है एक तथ्य नहीं है। ऑप्शन डी, यह कि कोई मनुष्य अमुक राय रखता है एक तथ्य है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यह कि मनुष्य की अमुक ख्याति है एक तथ्य नहीं है। तो यह भी एक तथ्य है, इसलिए यह गलत आंसर है, गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निश्चयात्मक प्रमाण से संबंधित प्रावधान किया गया है। कौन से सेक्शन में निश्चयात्मक या कॉन्क्लूसिव प्रूफ से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? ऑप्शन ए सेक्शन 3 में, ऑप्शन बी सेक्शन 4 में, ऑप्शन सी सेक्शन 5 में, ऑप्शन डी सेक्शन 6 में। तो निश्चयात्मक प्रमाण से संबंधित प्रावधान कौन से सेक्शन में किया गया है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, धारा 4 में। धारा 4 में 4 परिभाषाएं दी गई हैं। एक है साबित उपधारणा कर सकेगा, दूसरी है उपधारणा करेगा और तीसरी है निश्चायक प्रमाण के बारे में। उपधारणा कर सकेगा से तात्पर्य ऐसे न्यायालय को उपधारणा करने के लिए प्रावधानित जहाँ भी किया गया है, जहाँ पर भी प्रावधान किया गया है किसी भी सेक्शन के अंतर्गत कि न्यायालय उस तथ्य की उपधारणा कर सकेगा, तो वहाँ या तो न्यायालय उसे साबित मान सकेगा या उसके साक्ष्य की मांग कर सकेगा। ठीक है, ये न्यायालय का विवेक है उपधारणा कर सकेगा के अंतर्गत। ठीक है, जैसे कि धारा 113 में 113A में दहेज मृत्यु के बारे में न्यायालय उपधारणा कर सकेगा अगर किसी स्त्री की मृत्यु उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से भिन्न होती हैं और न्यायालय में कोई मुकदमा लाया गया है, तो न्यायालय चाहे तो उसकी यह उपधारणा कर सकेगा कि उसकी मृत्यु उसके परिवार वालों ने की है दहेज की मांग के लिए, या वह चाहे तो साक्ष्य की मांग कर सकेगा। इसी प्रकार उपधारणा करेगा और निश्चायक सबूत भी इसी धारा में वर्णित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ कहीं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 द्वारा यह निर्दिष्ट है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा करेगा, वहाँ न्यायालय ऐसे तथ्य को ऑप्शन ए साबित मानेगा यदि और जब तक नासाबित नहीं किया जाता, ऑप्शन बी साबित मानेगा यदि और जब तक नासाबित नहीं किया जाएगा, ऑप्शन सी साबित मानेगा, ऑप्शन डी साबित मानेगा और नासाबित करने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य दिए जाने की अनुज्ञा नहीं देगा। क्वेश्चन रिपीट करते हैं एक बार, एक और जहाँ कहीं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत यह निर्दिष्ट है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा करेगा, यानी कि शेल प्रज्यूम का जहाँ भी वर्णन किया है वहाँ न्यायालय उस तथ्य को साबित मानेगा यदि और जब तक नासाबित नहीं किया जाता। ऑप्शन ए ये बात कर रहा है। ऑप्शन बी बात करता है साबित मानेगा यदि और जब तक वह नासाबित नहीं किया जाता। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ही सेम बात कर रहे हैं और दोनों ही ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन डी में जो वर्णन किया गया है कि साबित मानेगा और उसे ना साबित करने के लिए कोई साक्ष्य दिए जाने की अनुज्ञा नहीं देगा, तो ये ऑप्शन निश्चायक सबूत के बारे में सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए और बी दोनों ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अपनों ने 20 क्वेश्चन देखे हैं दोस्तों। हमारे द्वारा किया गया प्रयास आपको कैसा लगा, प्लीज़ 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 कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताइए। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आपको प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू सो मच दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।